まだ随分。वेलकम बैक रॉकर्ट्स। आपको और इंतजार नहीं करवाएंगे, हम लेकर आ गए हैं जीरो द ब्रेवेस्ट मनी गेम का पार्ट 2। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखिए। पिछले पार्ट में आपने देखा कि किस तरह 100 बिलियन येन जीतने और जीजन कंपनी का चेयरमैन बनने के लिए रॉय यानी कि जीरो ने 3 जानलेवा गेम्स खेले, लेकिन तीनों गेम्स के एंड में वो सिर्फ एक रिंग जीत पाया है। इस खतरनाक टूर्नामेंट का मास्टरमाइंड उसे किसी भी हाल में टूर्नामेंट नहीं जीतने देगा। अब इस सिचुएशन में जीरो अपना अगला गेम खेलने के लिए तैयार है। तभी एक प्लेयर बताता है कि तुम्हारा टफेस्ट कॉम्पिटिटर श्रूब तुमसे बात करना चाहता है। फिर जब वो श्रूब से मिलता है तो वो उसे एक और रिंग देता है और कहता है पिछले गेम में मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। फिर वो जीरो से रिक्वेस्ट करता है कि क्यों ना हम दोनों एक टीम बनाकर खेले और 100 बिलियन येन और जीजन कंपनी की चेयरमैनशिप जीत ले। लेकिन जीरो अपने दोस्तों से अलग नहीं होना चाहता है और उसका ऑफर टाल देता है। अब उसे 4 गेम्स खेलने हैं और वो अपने दोस्तों के साथ अम्यूजमेंट पार्क में अगले गेम की तलाश करता है। लेकिन हैरानी की बात है कि सारे गेम्स के वेन्यू बंद होते हैं, लेकिन तभी एक खुला हुआ गेट देखकर वे उसकी ओर जाते हैं। पर यह गेम हाईएस्ट डिफिकल्टी वाला गेम लगता है और इसमें सिर्फ 3 प्लेयर्स खेल सकते हैं। लेकिन अगर वे जीत गए तो हर एक को 3 रिंग्स मिलेंगी। जीरो कहता है कि हम सबका एक साथ मिलकर इस गेम को खेलना रिस्की साबित होगा, इसलिए तुम लोगों को अलग होकर कुछ इजी गेम्स खेलने चाहिए। वो उनकी भलाई के लिए कह रहा होता है, लेकिन वे दिल पे ले लेते हैं और नाराज होकर बाहर चले जाते हैं। जीरो एकदम कॉन्फिडेंटली अंदर जाता है और तब उसका दोस्त हिरोशी आ जाता है। वो किसी भी कीमत पर जीरो को जिताना चाहता है। तभी एक तीसरा प्लेयर जिसका नाम यूकी है वो आकर कहता है कि मुझे भी तुम्हारी टीम में खेलना है। तब दरवाजे खुलते हैं और वे वेन्यू के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पर एक बड़ा बेड होता है। तीनों वहाँ पर लेट जाते हैं और उन्हें बेड से स्ट्रैप किया जाता है। ये कोई डेथ ट्रैप लगता है। तभी अचानक लाइट्स ऑन होते हैं। एक आदमी अंदर आकर कहता है कि मैं तुम्हारा होस्ट हूँ और मेरा नाम है कोटोरो हिल माउंटेन विलियम्स हैरिसन जैगवार साटाके जेम्स शिरोयामा। क्या नाम है भाई? ऐसा अजीब और लंबा नाम बताकर वो कहता है ये एक डेडली क्विज गेम है जिसमें एक गलत आंसर का मतलब है तुम्हारी मौत। तभी अचानक ऊपर से एक एंकर नीचे आता है। जीरो से छूता है तो पता चलता है कि वो बहुत ही शार्प है। तभी बैट हटता है और उनके ऊपर एंकर स्विंग होने लग जाता है। जीरो रियलाइज करता है कि वे जितने गलत जवाब देंगे ये एंकर उतना नीचे उतरता रहेगा और आखिर में उनका सर ही काट डालेगा। अब उन्हें पता चलता है कि बाकी गेम्स के वेन्यूज जानबूझकर बंद किए गए थे क्योंकि चेयरमैन चाहता था कि जीरो मैक्सिमम रिस्क वाला गेम खेले और कभी जीत ही ना पाए। अगर आप होते तो क्या श्रूब की बात मानकर उसके साथ मिलकर खेलते, क्योंकि चेयरमैन दोनों बेस्ट कैंडिडेट्स की जान खतरे में कभी नहीं डालेगा। खैर, अब इस गेम में प्रॉब्लम यह है कि इसमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि प्लेयर्स के कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। सब कुछ सिर्फ होस्ट के सवालों पर डिपेंड करता है। अब ऐसा लंबा चौड़ा नाम वाला आदमी तो सवाल भी लंबे चौड़े और घुमावदार ही पूछेगा और पता नहीं कैसे अजीब सब्जेक्ट से सवाल करेगा। ये तो वही बात है कि गन पॉइंट पर खेलो कौन बनेगा करोड़पति, और वो भी बिना किसी ऑप्शंस के। तो बेड पर लेटने से पहले मैं तो जूते उतारकर अपनी सेफ्टी के लिए गर्दन पर रख लेता ताकि एंकर अगर नीचे भी आ जाए तो पहले सर के बजाय जूते कटे। शूज के नीचे का सोल जरा स्ट्रॉन्ग होता है जो एंकर के प्रेशर को थोड़ा रेजिस्ट कर सकता है। मेरे आइडिया पे हंसो मत यार, अपनी तरफ से भी कोई सोल्यूशन सोचो और कॉमेंट में बताओ, खुले कॉमेंट्स। तो होस्ट अब अपना पहला सवाल हिरोशी से करता है। वो एक बोर्ड पर कुछ अल्फाबेट्स दिखाकर एक लेटर सेलेक्ट करने को कहता है, लेकिन वो अपने दोस्तों की मदद नहीं ले सकता। वो लेटर जी चुनता है। सवाल यह है कि जापान का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। हिरोशी गलत जवाब देता है और उन्हें माइनस पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन न जाने क्यों एंकर नीचे नहीं आया। नेक्स्ट जीरो की बारी आती है और वो लेटर जे चुनता है। उसका सवाल है कि ग्रेफाइट पेंसिल पर एफ क्यों लिखा होता है। जीरो कहता है कि एफ का मतलब है फर्म। अब सही जवाब सुनकर होस्ट जरा परेशान दिखता है। अब उन्हें 2 पॉइंट्स मिले हैं, लगता है सब कुछ अच्छा चल रहा है। पर हिरोशी तभी लेटर एन सेलेक्ट कर देता है और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अब स्लॉट शिफ्ट होता है और होस्ट कहता है कि इस गेम में 6 स्पेशल क्वेश्चंस हैं जो एंकर की पोजीशन को आपके जीते हुए पॉइंट्स के आधार पर चेंज करते हैं। बाकी क्वेश्चंस के सही आंसर देने पर एंकर ऊपर चला जाएगा और गलत आंसर पर वो नीचे आएगा। इसके बाद एंकर स्विंग नहीं होता। तब हिरोशी से पूछता है कि 1000 येन की नोट के पीछे कौन सी इमेज होती है। अब हिरोशी घबराकर कहता है कि क्रेन की इमेज होती है। गलत जवाब। अब एंकर एक स्टेप नीचे उतरकर स्विंग करने लगता है। होस्ट कहता है कि इस बोर्ड पर 5 एंकर क्वेश्चन छुपे हुए हैं। तब जीरो गैस कर लेता है कि बाकी बचे लेटर्स में से एंकर स्पेल करने वाले इन लेटर्स को सिलेक्ट करने से उन्हें एंकर क्वेश्चंस मिलेंगे। उन्हें किसी भी तरह इन सवालों को सिलेक्ट करना होगा क्योंकि इनके सही या गलत जवाबों से एंकर की पोजीशन इतनी ज्यादा चेंज नहीं हो रही है।
लेकिन उसे ध्यान रखना होगा कि उसकी ये स्ट्रेटजी होस्ट को पता ना चल जाए, क्योंकि फिर वो जीरो और उसकी टीम को और मुश्किल में डालने की कोशिश करेगा। और तब हिरोशी लेटर आर को चूज करने वाला होता है, लेकिन वो घबरा जाता है कि अगर इसका जवाब गलत निकला तो एंकर नीचे आ जाएगा। अब जीरो एक स्मार्ट चाल चलता है। वो झूठ मूठ अपनी टीममेट पर चिल्लाता है कि तुम्हारी बेवकूफी से पिछला आंसर गलत निकला। अब हिरोशी को और टेंशन होती है और वो जीरो के हैंड सिग्नल नोटिस कर लेता है, जो कि एक फॉक्स जैसा नजर आता है। हिरोशी समझ जाता है कि जीरो कोई चाल चल रहा है और उसे कोई और लेटर चुनना होगा। वो जरा शांत होकर आर के बजाय डी चुनता है। अब उसे सवाल मिलता है कि अगर जनवरी 1 को मंडे है तो फिर दिसंबर 31 को कौन सा दिन होगा। हिरोशी कहता है कि वेंसडे, लेकिन वो गलत जवाब होता है और एंकर और नीचे आ जाता है। इस बार यूकी लेटर आर चुनता है और ये एक एंकर क्वेश्चन है। होस्ट पूछता है कि मेरा पूरा नाम बताओ। हे भगवान, ये कैसी चुनौती है। बेचारे यूकी को उसका पूरा नाम तो याद ही नहीं है और वो गलत जवाब दे देता है। और अब एंकर उनके सर के कुछ ही इंचेस की दूरी पर है। जिस तरह ये गेम जा रहा है और जैसे जीरो के दोनों बेवकूफ टीममेट्स आंसर दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये लोग कभी ठीक आंसर दे भी पाएंगे और आगे के सवाल और भी मुश्किल और बेहुदा ही होंगे। इसलिए अब सही जवाब सोचने के बजाय इन्हें अपनी जान बचाने की स्ट्रेटेजी बना लेनी चाहिए। और यहाँ इस एंकर को चलाने वाले गियर्स को अगर देखें तो गियर के हर दांत के बीच 1 से 2 इंच का डिस्टेंस है। अब किसी नॉर्मल क्वेश्चन पर एंकर ऊपर नीचे जाता है, लेकिन जब एक एंकर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इनके अनकिए पॉइंट्स के आधार पर एंकर की पोजीशन चेंज होती है। अगर प्लेयर्स के पास 3 अप पॉइंट्स हैं और 4 डाउन पॉइंट्स हैं और तब वे एक एंकर क्वेश्चन का गलत जवाब देते हैं तो एंकर 4 पॉइंट्स नीचे आएगा। मतलब हर पॉइंट पर एंकर का गियर 1 या 2 इंच नीचे आएगा। अब इस इंफॉर्मेशन से पता चल जाता है कि कितने गलत जवाब देने पर एक्चुअली इनकी गर्दन कट सकती है। अगर मैं होता तो मैं तो ये स्ट्रेटजी अपनाता कि आगे के पॉइंट्स अर्न करने से पहले ज्यादा से ज्यादा एंकर क्वेश्चन का जवाब दे सकूं। अगर मेरे सारे जवाब गलत भी हो जाते तो एंकर से मुझे ज्यादा खतरा नहीं होगा। वो कैसे? अच्छा, वो ऐसे कि एंकर का ब्लेड इनसे लगभग 20 इंचेस की दूरी पर लटक रहा है और अब तक इन लोगों ने सिर्फ 2 ही सही जवाब दिए हैं। इसीलिए इससे पहले कि होस्ट को पता चले कि ये इनकी स्ट्रेटजी है, इन्हें ज्यादा से ज्यादा एंकर क्वेश्चंस आंसर कर लेने चाहिए। इससे इनके सर्वाइवल के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तीनों एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते और ना ही उनके फैसले बदल सकते हैं। पर कहते हैं ना, समझदार को इशारा ही काफी होता है। जैसे कि वेन्यू में आने से पहले जीरो और हिरोशी ने फॉक्स शर्ट पहने हुए एक आदमी को देखा था और जीरो ने हाथ से फॉक्स को इशारा करके पिछली बार हिरोशी को क्लू दिया था कि फॉक्स की तरह चालाकी करनी है। इस पर हिरोशी ने लेटर आर की जगह डी चुना था। लेकिन इस मेथड का डिसएडवांटेज ये है कि हिरोशी को जीरो का इशारा इसलिए समझ आया क्योंकि वो भी उस वक्त फॉक्स शर्ट वाले के बारे में सोच रहा था। लेकिन इस तरह के हाई रिस्क वाले गेम में हर बार ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि दोनों एक जैसा सोचें। इसीलिए इस वक्त सबसे सही मेथड यही होगा कि जीरो किसी भी तरह अपने टीममेट से कम्युनिकेट कर सके कि बोर्ड पर एंकर क्वेश्चन वाले लेटर्स कौन कौन से हैं। जीरो साइन लैंग्वेज से अपनी टीम को बता सकता है कि एंकर शब्द के जो लेटर्स हैं उन्हें चुनो, तभी ब्लेड के नीचे आने के चांसेस कम हो जाएंगे। जाहिर सी बात है कि हिरोशी और यूकी साइन लैंग्वेज नहीं जानते होंगे, लेकिन इस साइन लैंग्वेज में ज्यादातर लेटर्स ऐसे हैं जिनके शेप्स उंगलियों से बनाए जा सकते हैं। अगर उन्हें 1-2 लेटर्स का भी पता चल गया तो वे कनेक्ट कर पाएंगे कि जीरो एंकर स्पेल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अब तक के एंकर क्वेश्चन पर ब्लेड ऊपर या नीचे नहीं हिला है। मतलब इनके गलत जवाब भी आए तो जान को खतरा नहीं है। लेकिन होस्ट को पता नहीं चलना चाहिए कि ये लोग ये स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, वरना वो गेम को और मुश्किल कर देगा। अब इनके पास सिर्फ 5 एंकर क्वेश्चन बचे हुए हैं। इनके गलत जवाब देकर भी ये लोग जिंदा बच सकते हैं और इन्हें रिंग भी मिल सकती है। अब गेम में जीरो अगला लेटर ओ चुनता है, लेकिन तब पता चलता है कि ये एंकर क्वेश्चन नहीं है। लगता है होस्ट को उनकी स्ट्रेटजी का पता चल चुका है, इसीलिए उसने पैनल में कोई गोलमाल कर दिया है। होस्ट भी कम चालाक नहीं है भाई, लेकिन फिर भी जीरो सही जवाब देता है। अब इनके 5 पॉइंट्स हैं। इस तरह कई राउंड्स के बाद हिरोशी लेटर एम चुनता है। होस्ट एक पुरानी कहावत गाकर सुनाता है और पूछता है ये किस देश की कहावत है। और अब इनके पास 12 डाउन पॉइंट्स हैं। अब जीरो ने ठान लिया है कि वो ये गेम जीतेगा और वो पैनल से के चुनता है। होस्ट का सवाल यह है कि 8 ऐसे मुहावरे बताओ जिनमें एक ही शब्द 2 बार आता है और उसको 15 सेकंड्स का टाइम मिलता है। लेकिन जीरो जवाब नहीं दे पाता। अब एंकर इतना पास आ चुका है कि वे मरेंगे। लेकिन ये होस्ट की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अब एंकर बैट से टकरा जाता है और तीनों बच जाते हैं और सभी चैन की सांस लेते हैं। तब जीरो बताता है कि मैं पहले से जानता था कि यही होने वाला है। गेम की शुरुआत में ही उसने मेजर कर लिया था कि बेड के निचले हिस्से से लेकर एंकर तक की दूरी 72 सेंटीमीटर्स की है और जब गेम की शुरुआत में बेड हटा था तो उनके सर 5 सेंटीमीटर्स के स्लोप पर रखे गए थे। इससे डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर हो गई थी और हर सही या गलत जवाब के साथ वो कैलकुलेट कर रहा था कि ये कितने पॉइंट्स ऊपर या कितने पॉइंट्स नीचे जा सकता है। इस तरह से इस गेम को जीतने में एंकर उनकी मदद कर रहा था।
होस्ट से इनकी खुशी देखी नहीं जाती और वो चिल्लाता है कि गेम अभी भी बाकी है और तुम लोग अभी भी मर सकते हो। पर इतने में चेयरमैन आकर उसको रोकता है और इन्हें विनर्स घोषित कर देता है। पर वो अब जीरो को वार्न करता है कि तुम्हारी मौत यहीं आसपास है। अब उनके $100 बिलियन येन पाने के चांसेस और भी बढ़ गए हैं। अब 3 गेम्स बाकी है। अगली सुबह जीरो और साथी देखते हैं कि साकुरा को कुछ लोग घेरे हुए हैं। दरअसल उसे विच मैनर नाम का गेम खेलने के लिए 20 लोग चाहिए और ये गेम जीतने पर हर प्लेयर को एक रिंग मिलेगी। साकुरा कहता है कि जीरो के रहते हुए उन्हें ये रिंग जरूर मिलेगी। वे सब मिलकर जीरो को कन्विंस कर लेते हैं और गेम वेन्यू में पहुंच जाते हैं। जीरो सबसे आगे खड़ा हो जाता है और कहता है तुम्हें मेरे सारे कमांड्स मानने पड़ेंगे। वे मान जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जीरो किसी भी तरह उनकी जान बचा लेगा और गेम भी जिता देगा। पर अब 21 लोगों की जान खतरे में है। उन सबको एक रूम में बंद किया जाता है और अनाउंसमेंट होती है कि यहाँ से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ये है कि उन्हें विच का जादू तोड़ना होगा। इसके साथ टाइमर शुरू होता है और स्टैचू भी हिलने लगता है। विच स्टैचू के मुंह से एक पेपर निकलता है और अनाउंसर उसका मैसेज पढ़ता है। वो कहता है कि इस पूरे कमरे में कुछ नंबर्स छुपाए गए हैं, उनका पता लगाकर इस कमरे से बच सकते हैं, लेकिन एक गलती सभी की जान ले सकती है। तब जीरो देखता है कि गैंगस्टर्स अपना अलग ही प्लान बना रहे होते हैं और ग्रुप के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। जीरो को उन पर शक भी होता है, लेकिन वो दूसरे मेंबर्स को पैनल दिखाता है जिसपे उन्हें सही जवाब इनपुट करना है। उन्हें सिर्फ 2 चांसेस दिए जाएंगे। इतने खतरनाक गेम्स को ये लोग चुटकी बजाकर कंडक्ट किए जा रहे हैं। हर गेम में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो लाइफ एंड डेथ को डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन गेम मास्टर्स प्लेयर को इतना टाइम भी नहीं दे रहा है कि वे इंस्ट्रक्शन को समझ पाए। ऊपर से इंस्ट्रक्शंस भी इतने क्लियर नहीं है। अब इस गेम को ले लीजिए। इन्हें क्लू दिया गया है कि कमरे में कुछ नंबर्स हैं, उन्हें पता लगाकर यहाँ से बच निकलो। मतलब किस तरह के नंबर्स को किस क्लू के आधार पर जोड़ना है या हटाना है वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं बताया गया है। खैर यहाँ शायद इस पैनल को कोई नोटिस नहीं कर रहा है जिसमें एक बड़ा क्लू छुपा हुआ है। इसमें सिर्फ 2 डिजिट्स एंटर करने का स्पेस है। अगर ये टीम इस बात को नोटिस नहीं करेगी तो सारे नंबर्स को रखकर कंफ्यूज होती रहेगी कि इनका क्या करना है। इन्हें अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड होकर सोचना होगा कि वो कौन से 2 डिजिट्स आंसर है। उन्हें इन सोल्जर्स पर लगे नंबर और नंबर 21 के बीच कोई कनेक्शन ढूंढना ही होगा। कुछ लोग इस कमरे के मेजरमेंट्स को ले सकते हैं, ये भी काम आ सकता है क्योंकि ट्रायंगल रूम वाले गेम में मेजरमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुई थी। इस तरह इन्हें अपनी सोच का इस्तेमाल करके एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जिसकी स्ट्रेटेजी सही निकलेगी सब उसे अप्लाई कर सकते हैं। अब रूल में बताया गया है कि कमरे में नंबर के कुछ सीरीज हैं। ये भी एक क्लू है क्योंकि अगर इन्हें 2 या 3 नंबर्स मिले तो ये लोग उसका एक पैटर्न बना सकते हैं और गैस कर सकते हैं कि अगला नंबर कौन सा होना चाहिए, या फिर नंबर्स का कोई इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जीरो उस मैसेज को ध्यान से देखता है और उसके साथ ही दीवार पर लगे सोल्जर्स को देख रहे होते हैं। जीरो को लगता है कि नंबर्स वाली बात इन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बताई गई है, हालांकि सोल्यूशन कुछ और ही है। वो सबको दीवार के पास खड़ा करके उन्हें हाथ फैलाने को कहता है ताकि वो मेजरमेंट्स ले सके। वो कैलकुलेट करता है कि हर दीवार की लेंथ 14.14 मीटर्स है और एक जापानीज वर्ड प्ले को यूज करके वो पता लगा लेता है कि ये एक 9 नंबर कोड की तरह स्पेल करता है जिसका आंसर है √2। और वो गैस करता है कि ये तोप का गोला डेसिमल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है और सोल्जर्स भी किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए जीरो अपनी कैलकुलेशन को पूरा करता है तो पता चलता है कि फाइनल आंसर के लिए उन्हें 9th और 10th डिजिट की जरूरत है, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं है कि आगे के नंबर्स क्या है। उसकी कंफ्यूजन देखकर यूकी और सैगी फिर से उसकी कैलकुलेशन चेक करने का फैसला करते हैं। तब एक खतरनाक सच सामने आता है। दरअसल स्क्वायर रूट में नंबर 21 भी होता है। वो जापानीज वर्ड प्ले के जरिए गैस करता है तो पता चलता है कि उसमें एक मैसेज छुपा हुआ है और मैसेज ये है कि सारे के सारे 21 प्लेयर्स मारे जाएंगे। तभी एक प्लेयर दर्द के मारे चिल्लाकर नीचे गिर जाता है। सभी घबराकर देखते हैं कि दीवार से कई भाले तेजी से उनकी तरफ निकल रहे हैं। फिर वे जान बचाने के लिए किसी सेफ जगह की तलाश करते हैं। भाले उनके आसपास आ रहे होते हैं। अब सिर्फ 16 मिनट्स बचे हैं। जीरो हिम्मत नहीं हारता है और सबको एक जगह इकट्ठा करके उन्हें भी मोटिवेट करता है कि हम 2 के स्क्वायर रूट से 9th और 10th डिजिट का पता जरूर लगा पाएंगे। फिर सब मिलकर आइडिया देते हैं कि स्क्वायर रूट को और आगे भी कैलकुलेट करके हम 9th और 10th डिजिट तक पहुंच सकते हैं। जीरो सभी को कैलकुलेशन समझाता है और कहता है हम सबको अलग अलग कैलकुलेट करना चाहिए क्योंकि अगर एक ही कैलकुलेशन गलत निकली तो दूसरा उसको करेक्ट कर पाएगा। इस तरह हम श्योर होंगे कि ठीक जवाब कौन सा है। अब सब उसकी बात मानकर कैलकुलेट करते हैं और अपने पेपर्स उसको देते हैं। लगभग सभी लोगों का एक ही आंसर मिला होता है और अब उनको यकीन होता है कि यही ठीक आंसर है। अब पता चल गया है कि 9th एंड 10th डिजिट है 2 और 3 यानी कि 23। अब जीरो कॉन्फिडेंटली जाकर विच पर रखे हुए पैनल पर 23 एंटर करता है, लेकिन स्क्रीन पर मैसेज आता है कि यह गलत जवाब है। ये क्या हुआ? इतनी मेहनत और कैलकुलेशन करने के बाद भी गलत जवाब। अब दूसरे प्लेयर जीरो पर गुस्सा होते हैं कि उसने एक चांस वेस्ट करवा दिया है। वे कहते हैं कि अब तुम लीड नहीं करोगे। जीरो कहता है कि मैं इस गेम को जीतने में तुम सबकी मदद कर सकता हूं, लेकिन उसके फ्रेंड्स के अलावा कोई उसकी बात नहीं मानता। वे कहते हैं कि हम सही जवाब जानते हैं और इस बार
हम ये जवाब सबमिट करने जा रहे हैं। जीरो के फ्रेंड्स लास्ट चांस को इस तरह गंवाना नहीं चाहते और अब दोनों गैंग्स आपस में लड़ने लगती हैं। जब वे स्टैचू के पास अपना आंसर सबमिट करने जाते हैं तो जीरो के फ्रेंड्स उनको ब्लॉक करते हैं और दंगा फसाद का माहौल बना देते हैं। जीरो फिर से उस क्लू को देखता है और सोचता है कि शायद 11th डिजिट से ये पजल सॉल्व हो सकता है और तब किसी के सनग्लासेस उसके पास आकर गिरते हैं। जीरो देखता है कि उस शीट के साइड में कुछ लेटर्स रिवर्स में लिखे हुए हैं। अब उन्हें सीधा पढ़ने पर राइट ऑफ 10th करके लिखा होता है और उसमें शून्य को बड़ी सावधानी से राउंड कट किया गया है। जीरो गैस करता है कि इस मैसेज का मतलब है 10th सोल्जर्स के राइट में देखो और अपने आंसर्स को राउंड ऑफ करो। वो बाकी प्लेयर को एक्सप्लेन करता है कि 10th सोल्जर के राइट में है 11th सोल्जर, हमें 11th सोल्जर के नंबर को राउंड ऑफ करना है और इसीलिए क्लू में जीरो को राउंड कट किया गया है। सभी मिलकर पता लगा लेते हैं कि आंसर 23 नहीं 24 है। पिछला आंसर देते वक्त जीरो बहुत ही कॉन्फिडेंट था, लेकिन क्योंकि अब ये लास्ट चांस है उसे भी जरा घबराहट होती है, लेकिन फिर भी वो 24 दवाई देता है क्योंकि 24 एक जापानीज वर्ड की तरह साउंड करता है जिसका मतलब है सर्वाइवल। अब नंबर दबाते ही स्क्रीन पर देखता है कि ये एकदम राइट आंसर है। फिर सारे भाले अंदर खींचे जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ती और वो भी बिना कैलकुलेटर या किसी डिवाइस के, तो क्या आप इस गेम में बच पाते? कमेंट में बताइएगा। वैसे अगर मैं होता तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का नाम सुनते ही बेहोश हो जाता कि भाई मरना है तो मरना है, लेकिन मैथ नहीं हो पाएगा मुझसे। और मुझे लगता है कि अगर जीरो मैथ का टीचर नहीं होता तो वो भी जिंदा नहीं बचता। जीरो का एक और एडवांटेज ये भी है कि वो जापानीज है, क्योंकि जापानीज लैंग्वेज में एक तरह का वर्ड प्ले गेम है जिसे गोराबेज कहते हैं। इस गेम में वर्ड्स को नंबर्स में और नंबर्स को वर्ड्स में ट्रांसलेट किया जाता है। वे अक्षरों के साउंड को लेकर नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे वे लेटर से नंबर्स को याद रख सकते हैं और नंबर्स के जरिए लेटर को। इस वजह से वे बहुत ही आसानी से फोन नंबर्स और एड्रेस को याद रख पाते हैं। दोस्तों, मैं आपकी क्लास तो नहीं लेना चाहता, पर फिर भी ये बात इंटरेस्टिंग है, इसीलिए सुनिए। फॉर एग्जाम्पल, ये एक डेंटल क्लिनिक का एड है। इस पर नंबर 6480 लिखे हैं। इन नंबर्स का प्रोनाउंसिएशन जापानीज लैंग्वेज के 2 शब्दों से मिलता है और वो है नो कैविटीज। क्यों है ना इंटरेस्टिंग? एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब बेचारा जीरो अपनी कैलकुलेशन में लगा हुआ था तो बाकी लोग उसके जवाब के इंतजार में उसका मुंह ताक रहे थे। इस तरह टाइम वेस्ट करने के बजाय वे एक एक करके उन भालों को तोड़ने की कोशिश कर सकते थे, जिससे कमरे में और जगह बन पाती और उन्हें चूरे से डरना भी नहीं पड़ता। लेकिन किसी ने इस बारे में सोचा नहीं। गणित में ना सही किसी और चीज में तो 20 लोग मदद कर सकते थे। वैसे देखा जाए तो इस तरह के गेम्स में ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। अगर ये लोग वेन्यू के बाहर जरा ध्यान देते तो वहाँ 2 शब्द लिखे हुए थे जिनका मतलब है डियर और मनी। इनका इस गेम से कोई संबंध तो नहीं है, लेकिन अगर एक शब्द पर दूसरा शब्द लिखा जाए तो जापानीज में इसका मतलब है हत्याकांड। 21 प्लेयर्स वाले गेम में जाने से पहले इन्हें सोच लेना चाहिए था, वरना आज 21 का हत्याकांड हो जाता। खैर, तभी अचानक विच का स्टैचू हिलने लगता है। शायद गेम अभी बाकी है। हिलने के बाद स्टैचू टूटकर नीचे गिरता है और कमरे के लाइट्स डिम हो जाते हैं। तब 3 मिनट का एक और काउंटडाउन शुरू होता है। लो, ये बोनस डेथ गेम है क्या? प्लेयर्स नोटिस करते हैं कि दीवारों पर कुछ छेद बने हैं। लगता है उनमें से तीर चलने वाले हैं और सचमुच हत्याकांड होगा। तब स्टैचू के मुंह से एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ है 21 और 24 के बीच क्या संबंध है? जवाब बताओ और जान बचाओ। ये सुनकर जीरो का दोस्त स्टैचू के 2 टुकड़े उठाकर सेफ्टी के लिए रख देता है। अब सभी उसका मेथड फॉलो करने लगते हैं, लेकिन यहाँ इतने टुकड़े नहीं हैं कि सबका बचाव हो पाए। तब जीरो जमीन पर पड़े एक मेटल फ्रेम को देखता है और क्लू के बारे में सोचकर उसको एक आइडिया आता है। वो तुरंत एक पेपर पर कमरे की शेप बनाता है, फिर उस बॉक्स के अंदर 21 सर्कल्स और बॉक्स के बाहर 24 सर्कल्स बनाता है। अब वो टीम को एक्सप्लेन करता है कि हमें इन मेटल्स के टुकड़ों को इस फ्रेम में रखना होगा, वरना हम सब मारे जाएंगे। सभी जल्दी जल्दी बैरिकेड्स बनाकर अंदर सेफ हो जाते हैं और जैसे ही काउंटडाउन खत्म होता है तो कई 100 तीर शूट होते हैं, लेकिन बैरिकेड से टकराकर गिर जाते हैं और किसी को कुछ भी नहीं होता। इनका प्लान सक्सेसफुल रहा। सभी उतरकर सेलिब्रेट करने लगते हैं क्योंकि इस गेम के दौरान उन्हें कभी नहीं लगा कि वे जिंदा बच पाएंगे। अब 2 और गेम्स बचे हुए हैं। जीरो और उसके फ्रेंड्स खुशी खुशी जा रहे होते हैं, लेकिन तभी एक अनाउंसमेंट होती है कि शिरूप को अपना चौथा रिंग मिल चुका है। इस पर सभी प्लेयर्स जमा हो जाते हैं कि आगे क्या होने वाला है। शिरूप सीधे जीरो की ओर आता है, लेकिन अनाउंस किया जाता है कि टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ है। फाइनल चैलेंज से पहले सभी को 20 मिनट दिए जाएंगे, जब एक कोई गेम खेलकर 4 रिंग्स जीत सकते हैं। अब हर कोई चेयरमैन बनने के सपने देखने लगता है। वे सब लॉस्ट रिंग नाम के गेम वेन्यू पर पहुंचते हैं, पर वहां की लंबी लाइन देखकर वे कहते हैं कि हमें कोई और गेम चुनना चाहिए। जीरो का दोस्त कहता है कि मैं एक गेम खेल चुका हूं। कमरे में 3 छोटे रिंग्स कहीं छुपाए जाते हैं और हमें उनका पता लगाना होता है, लेकिन अब तक कोई उन रिंग्स को ढूंढ नहीं पाया है। अब जीरो ठान लेता है कि हमें यही गेम खेलना चाहिए। बहुत देर इंतजार करने के बाद वहां सिर्फ 2 प्लेयर्स लाइन में होते हैं। तब गार्ड बताता है कि सिर्फ एक और प्लेयर अंदर आ सकता है। अगला प्लेयर अंदर जाने वाला होता है कि जीरो उसको रोककर अपने 2 रिंग्स देकर कहता है मुझे अंदर जाने दो और तुम इन्हें रख लो। प्लेयर खुशी से पागल हो जाता है और इस तरह जीरो को चांस मिल जाता है।
अब गार्ड जीरो को कबाड़ से भरे हुए कमरे में लेके जाता है और कहता है इस वक्त इस कमरे में 3 रिंग्स हैं और तुम्हें 3 मिनट के अंदर उनको ढूंढना है। ये कहकर वो दरवाजा बंद करके चला जाता है, लेकिन जीरो अपना पैर बीच में रखकर उसको रोकता है और कहता है तुम लोग प्लेयर से झूठ बोल रहे हो कि 3 रिंग्स कमरे के अंदर है, लेकिन अगर किसी को यहाँ रिंग्स नहीं मिले तो इसका मतलब यही है कि रिंग्स कमरे के अंदर नहीं है, बाहर है। ये कहकर वो दरवाजे के बाहर का नॉब खोलता है और 3 रिंग्स निकलते हैं। इस तरह चुटकी बजाते ही वो गेम को जीत जाता है। अब उसके पास 4 रिंग्स हैं जिनसे वो फाइनल चैलेंज में पार्टिसिपेट कर पाएगा। अब इस गेम में जीरो ने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, लेकिन उसकी सोच बहुत तेज निकली। उसका लॉजिक यही रहा होगा कि सिर्फ 3 मिनट के अंदर तो सुपरमैन भी कबाड़ से भरे इतने सारे बैग्स को खोलकर रिंग्स को नहीं निकाल सकता। इसका मतलब तो यही है कि इस गेम को जीतने के लिए किसी को इस कबाड़ को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है। पिछले गेम की तरह ही इस गेम में भी प्लेयर की ऑब्जर्वेशन स्किल काम आती है। जीरो बहुत ध्यान से गार्ड की बातें सुन रहा था। इस कमरे का दरवाजा खोलकर गार्ड ने जीरो से कहा था इस वक्त इस कमरे में 3 रिंग्स हैं। अब ये इंस्ट्रक्शन अपने आप में ये क्लू है, क्योंकि दरवाजा अंदर की ओर खुलता है और तब बाहर का नॉब कमरे के अंदर होता है, लेकिन अगर वो दरवाजा बंद कर देता तो रिंग बाहर चला जाता। इस बात को जीरो ने बड़ी तेजी से पकड़ लिया, इसीलिए वो झट से इस गेम को जीत पाया। हर गेम के इंस्ट्रक्शंस बहुत ही सोच समझ कर दिए जाते हैं और हर शब्द इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुझे ये गेम इसलिए पसंद आया क्योंकि दूसरे गेम्स की तरह ये जानलेवा नहीं है। अब जीरो को अगले वेन्यू में ले जाया जाता है जहां एक टेबल पर शुरू बैठा हुआ है। तब एक आदमी आकर उनके रिंग्स को ले लेता है। तब असिस्टेंट बताती है कि हर रिंग को इनमें से एक बॉक्स में रखा जाएगा और उन्हें एक दूसरे के बॉक्सेस को तोड़ना है। अपने रिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें 8 आयरन रिंग्स भी दिए जाते हैं और बताया जाता है कि वे हर गार्ड को सिर्फ एक बार यूज कर पाएंगे। जो सबसे पहले अपने अपोनेंट के रिंग को स्मैश कर देगा वही इस गेम का विनर होगा। लेकिन अगर किसी का भी रिंग स्मैश नहीं हुआ तो जिसके पास सबसे ज्यादा गार्ड्स होंगे वही विनर होगा। पहले राउंड में शुरूब की आंखें बंद कर दी जाती हैं। अब जीरो अपने बॉक्सेस पर 4 गार्ड्स रख लेता है। फिर शुरूब की आंखें खोल दी जाती हैं, लेकिन वो ठीक गैस कर लेता है और कहता है कि मैं किसी भी बॉक्स को स्मैश नहीं करूंगा क्योंकि चारों बॉक्सेस को प्रोटेक्ट किया गया है। अब सभी चौंक जाते हैं कि इसे कैसे पता चला। अब जीरो के पास सिर्फ 4 गार्ड्स बचे हैं। अब जीरो की बारी आती है। जैसे जीरो की आंखें खोली जाती हैं, शुरूब बता देता है कि मैंने सिर्फ एक बॉक्स को प्रोटेक्ट किया है। जीरो को शक होता है कि शुरूब ऐसा क्यों दे रहा है, कहीं कोई चाल तो नहीं चलने वाला। वो अपना हथौड़ा उठाकर स्मैश करने जाता है और साथ साथ शुरूब की आंखों को भी ध्यान से देख रहा होता है। वो एक बॉक्स को लगातार घूर रहा होता है। जीरो गैस करता है कि वही बॉक्स प्रोटेक्टेड नहीं है और उसको तोड़ देता है, लेकिन लगता है कि यही एक बॉक्स प्रोटेक्टेड था। शुरूब जानबूझकर उस बॉक्स को घूर रहा था ताकि जीरो उसकी जाल में फंस जाए। अगले राउंड में जीरो अपने 4 गार्ड्स में से 3 को यूज करता है। शुरूब एक बॉक्स को तोड़ने जाता है, लेकिन लास्ट मोमेंट में रुक जाता है और दूसरे बॉक्स पर हथौड़ा मारता है, लेकिन वो नहीं टूटता क्योंकि उस पर जीरो ने गार्ड रखा था। अब जीरो के पास जीतने का एक और चांस बाकी है। जीरो की आंखें दोबारा बंद की जाती हैं और शुरूब अपने गार्ड्स को अरेंज कर लेता है। जब जीरो की आंखें खोल दी जाती हैं तो शुरूब बताता है कि मैंने चारों रिंग्स को प्रोटेक्ट कर लिया है। जीरो को लगता है कि शुरूब झूठ बोल रहा है और वो एक बॉक्स पर हथौड़ा मारता है, लेकिन पता चलता है कि शुरूब सच बोल रहा था और उसने रिंग्स को प्रोटेक्ट किया था। अब ये जीरो का लास्ट चांस होता है और उसके पास सिर्फ एक गार्ड बचा हुआ है। इस राउंड में डिसाइड होगा कि अगला चेयरमैन कौन है। अब जीरो अपना आखिरी गार्ड एक बॉक्स पर रखता है। खुशकिस्मती से शुरूब उसी बॉक्स को मारता है और जीरो का रिंग बच जाता है। इस वजह से जीरो को एक और चांस मिला है, लेकिन गेम मास्टर ने फैसला किया है कि वो जीरो को जीतने का 1% चांस भी नहीं देगा। इसीलिए इस राउंड के लिए एक आदमी आकर शुरूब का टूटा हुआ बॉक्स रिप्लेस करता है, लेकिन नए बॉक्स के अंदर एक गार्ड अटैच किया हुआ है। शुरूब भी ये देख लेता है, लेकिन उस बॉक्स को ले लेता है। लगता है वो चीटिंग करके भी ये गेम जीतना चाहता है, लेकिन गेम मास्टर नहीं जानता कि शुरूब को ये एडवांटेज देकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। अब जीरो की आंखें खोल दी जाती हैं। उस नए बॉक्स में क्रैक है जिससे जीरो को अंदर का गार्ड दिखता है। शुरूब उसको बताता है कि मैंने 3 गार्ड्स यूज किए हैं, सिर्फ इस बॉक्स पर गार्ड नहीं है। अब जीरो कंफ्यूज होता है कि ये सच बोल रहा है या झूठ, फिर भी वो उसी बॉक्स पर मारता है। अब गार्ड्स उस कवर को निकालते हैं तो सब देखते हैं कि शुरूब का रिंग स्मैश हो गया है। अब इस तरह से 6 गेम्स खत्म हो चुके हैं और अब लास्ट गेम बचा है। फिर एक गार्ड जीरो को चेयरमैन के पास लेकर जाता है। वो जीरो को बधाई देता है, लेकिन अचानक अपना सीना पकड़कर गिर जाता है। कुछ देर बाद जीरो बाहर आकर अपने फ्रेंड्स को बताता है कि चेयरमैन को हार्ट अटैक हुआ है, अब प्राइज मनी का क्या होगा। तभी एक गार्ड आकर जीरो को बताता है कि चेयरमैन ने आपको सीजन कंपनी के चेयरमैन के लिए सिलेक्ट किया है, लेकिन असिस्टेंट बीच में आकर कहती है तुम्हें एक लास्ट एंड फाइनल गेम खेलना होगा। वो बहुत ही नाखुश होती है कि जीरो सभी गेम्स जीत कैसे गया और अब वो चाहती है कि कम से कम वो एक गेम में तो हार ही जाए। अब जीरो चेयरमैन बनी गया है तो असिस्टेंट की बात क्यों सुने।
मैं तो असिस्टेंट को डिसमिस ही कर देता, ना रहेगी असिस्टेंट और ना रहेगा डेथ गेम। जीरो ने कितना दिमाग लगाकर और रिस्क लेकर सारे गेम्स खेले हैं और एक नेल बाइटिंग फिनिश के बाद शिरूप को हराया है। चेयरमैन की पोस्ट नहीं देनी है तो मत दो, कम से कम उसका 100 बिलियन येन तो दे दो जो चेयरमैन ने प्रॉमिस किया था। 100 बिलियन येन यानी कि लगभग 700 मिलियन यूएस डॉलर्स। इतनी दौलत मिल रही है तो वो गेम्स क्यों खेलने लगा? आगे कोई गेम खेलना समझदारी भी नहीं है, क्योंकि पिछले गेम में जीरो की स्ट्रेटजी कुछ ढीली पड़ गई थी। पहले राउंड में उसने 8 में से 4 गार्ड यूज कर लिए थे। इसका मतलब शिरूप के जीतने के चांसेस 50% बढ़ गए थे। आपको लग रहा होगा कि उस गेम में लकी होना जरूरी था, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट था अपने अपोनेंट के फेस एक्सप्रेशन को देखना और उसको ठीक से समझना। जैसे कि शिरूप का फेस टूर्नामेंट की शुरुआत से एकदम ब्लैंक था, ना कोई एक्सप्रेशन और ना ही कोई स्माइल, इसीलिए जीरो को उसके साथ बड़ी दिक्कत हुई। लेकिन जीरो अपने फेस पर सारे एक्सप्रेशन को दे देता है, जिससे अपोनेंट को पता चल जाता है कि वो परेशान है या क्या सोच रहा है। ऐसे एक्सप्रेसिव लोगों को डेडली गेम खेलते वक्त मास्क पहन लेना चाहिए ताकि अपोनेंट कुछ भी गैस न कर पाए। इन सब रीजंस को देखते हुए जीरो की समझदारी इसी में होगी कि वह 100 बिलियन येन लेकर आराम से चलता बने। लेकिन नहीं, अपने हीरो जीरो को तो ना कहना आता ही नहीं है। वो चैलेंज के लिए तैयार हो जाता है। अब उन्हें फाइनल के लिए असिस्टेंट के पास लेके जाया जाता है, जहां असिस्टेंट का भाई भी होता है। असिस्टेंट बताती है कि हम एक स्पेशल पोकर गेम खेलेंगे जिसका नाम है डे एंड नाइट। इसमें जीरो को 26 कार्ड दिए जाएंगे, जिसमें सिर्फ क्लब्स और स्पेड्स होंगे, लेकिन असिस्टेंट के पास डायमंड्स और हार्ट्स वाले कार्ड होंगे। गार्ड जीरो के फ्रेंड्स को बाहर लेके जाते हैं और सिर्फ सैगी अंदर रुक जाता है ताकि कोई चीटिंग न कर पाए। असिस्टेंट एक्सप्लेन करती है कि एक प्लेयर 5 सेट्स बना सकता है और उसे अपने अपोनेंट को गैस करना होगा। तुम्हारे हाईएस्ट कार्ड के आधार पर तुम्हें पॉइंट्स दिए जाएंगे। अगर टाई हुआ तो उस वक्त जिसकी बारी होगी वही विनर होगा। तभी असिस्टेंट एक डार्ट बोर्ड दिखाती है जिस पर कार्ड के वैल्यूज लिखे होते हैं और जिस वैल्यू पर तुम्हारा डार्ट लगेगा तुम्हारे अपोनेंट को वही वाला कार्ड रिवील करना होगा। पहली बारी असिस्टेंट की होती है और दोनों अपने कार्ड्स को अरेंज करते हैं। फिर वो बहुत कॉन्फिडेंटली अपने डार्ट्स को किंग और एस पर फेंकती है। अब जीरो जाकर डार्ट एम करता है, लेकिन पहला डार्ट नीचे गिर जाता है। अगला डार्ट 8 पर लगता है। अब सेट्स को रिवील किया जाता है। जीरो के किंग और एस कार्ड्स रिवील होते हैं और असिस्टेंट को इस राउंड में 14 पॉइंट्स मिले हैं और वो लगातार उसके हर सेट को रिवील करवाती जाती है। अब जीरो बहुत फ्रस्ट्रेट होने लग जाता है, लेकिन थोड़ी कोशिश से असिस्टेंट के 2 सेट्स रिवील कर देता है। अब उसके 22 पॉइंट्स होते हैं, लेकिन फिर असिस्टेंट जीरो के एक सेट के आगे अपना स्टेट फ्लश रिवील करके 41 पॉइंट्स पर पहुंच जाती है। लेकिन तब एक गार्ड आकर उसके कान में कुछ कहता है, जिसको सुनकर असिस्टेंट बहुत घबरा जाती है। दरअसल मैसेज भेजा है कि अगर वो इस चैलेंज में हार गई तो पनिशमेंट के तौर पर उसके भाई को खत्म कर दिया जाएगा। ये कहकर गार्ड उसके भाई को लेके जाता है, जो बेचारा व्हील चेयर पर है। अगले चांस पर जीरो अपने डार्ट को किंग और क्वीन पर फिक्स कर देता है और असिस्टेंट एस और 7 पर फिक्स करती है। अब दोनों लगभग इक्वल होते हैं। सैगी कहता है तुम्हें सबसे पहले स्टेट फ्लश को रिवील करना होगा, लेकिन उसका पता कैसे लगाया जाए? ये असिस्टेंट बहुत ही चालाक है, क्योंकि उसने जीरो को एक ऐसे गेम में चैलेंज किया है जिसमें शायद वो खुद एक एक्सपर्ट है। इतने गेम्स खेलने के बाद जीरो को इसका अंदाजा लगा लेना चाहिए था। 100 बिलियन उसके हो चुके हैं और चेयरमैन ने कहा था इस टूर्नामेंट के फाइनल में जिसके पास 4 रिंग्स होंगे वो सीजन ग्रुप का चेयरमैन होगा। अब ये गेम खेलकर असिस्टेंट ने चेयरमैन के रूल्स तोड़े हैं। कम से कम गेम खेलने से पहले वो असिस्टेंट से पूछ सकता था कि तुम्हारे 4 रिंग्स कहाँ हैं जो तुम फाइनल्स में चली आई। अगर असिस्टेंट जीसन ग्रुप की चेयरमैन बनना चाहती है तो उसे ऑफिशियली इस डेथ गेम में भाग लेना चाहिए था। जाहिर सी बात है कि वो पहले गेम में ही जान गंवा बैठी, लेकिन अपनी चालाकी से वो इस आखिरी गेम में जीतकर चेयरमैन बनना चाहती है। जीरो के पास ये गेम कंप्लीट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन वो अपने अपोनेंट को समझना बखूबी जानता है। वो जान गया है कि असिस्टेंट एक पावर प्लेयर है जो हमेशा दूसरों को अपने इशारों पर नचाना पसंद करती है। इस गेम के बारे में एक्सप्लेन करते वक्त भी वो जीरो को अपनी खुद की स्ट्रेटजी बता रही थी। हालांकि इसे खेलने के और भी कई तरीके हैं। जीरो ऑब्जर्व करता है कि हर चांस पे असिस्टेंट अपने हाईएस्ट कार्ड खेलती है। वो प्लान करता है कि वो अपने कार्ड कुछ इस तरह से अरेंज करेगा जिससे असिस्टेंट को लगे कि ये उसके हाईएस्ट कार्ड हैं। हालांकि अंदर से वो कार्ड कुछ और ही होगा। इस ट्रिक को समझ लेने के बाद अब यह गेम धीरे धीरे जीरो की पकड़ में आने लगता है और पासा पलट रहा होता है। अब वो 49 पॉइंट से लीड कर रहा है। अब असिस्टेंट की हवा निकलने लगती है और वो टेंशन में अपनी सबसे बड़ी गलती करती है। वो अपना स्टेट फ्लश रिवील कर देती है। जीरो से मैच करने वाले अपने कार्ड रिवील करता है। अब असिस्टेंट चौंक जाती है क्योंकि उसने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड को रिवील कर दिया था और अब जीरो को उसके स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड का पता चल चुका है। इस इंफॉर्मेशन को लेकर वो एक गेम जीत सकता है। अब नेक्स्ट जीरो अपना स्टेट फ्लश रिवील करता है तो उसे और 9 पॉइंट्स मिलते हैं। ये फाइनल राउंड है और असिस्टेंट अपना डार्ट फेंकती है। इस बार उसके 3 डार्ट्स किंग, क्वीन और एस पर फिक्स होते हैं। जीरो सिर्फ एस, 7 और 8 पर फिक्स कर पाता है। असिस्टेंट देखती है कि जीरो के सेट में एक रॉयल स्टेट फ्लश होने के चांसेस हैं, इसीलिए वो अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सेट टेबल पर रखती है और यकीन करती है कि उसने जीरो को हरा दिया है।
लेकिन तब जीरो उस रॉयल स्ट्रेट फ्लश को रिवील करता है जिस पर असिस्टेंट उम्मीद बांधे बैठी हुई थी। लेकिन ये क्या, ये रॉयल स्ट्रेट फ्लश सेट है ही नहीं। अब असिस्टेंट रियलाइज करती है कि उसने जीरो को अंडर एस्टिमेट करके बहुत बड़ी गलती की थी। अब वो जीरो के स्ट्रेट फ्लश को काउंटर करने की कोशिश करती है, लेकिन ये पिछली वाली गलती से भी बड़ी गलती साबित होती है। जीरो अपने कार्ड रिवील करता है तो पता चलता है कि वो स्ट्रेट फ्लश नहीं बल्कि वो एक पेयर था। अब असिस्टेंट को 13 पॉइंट्स और मिलते हैं, लेकिन वो अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सेट खो चुकी है। अब जीरो की बारी आती है और वो अपना स्ट्रेट फ्लश रखता है। वो असिस्टेंट से कहता है कि ये जरूर तुम्हारा स्ट्रेट फ्लश है। तब असिस्टेंट का एक्सप्रेशन ही बदल जाता है और वो नर्वस होकर कहती है तुम्हारा गैस गलत है। तब जीरो उसे बताता है कि तुम्हें अपने कार्ड्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की बुरी आदत है, इसीलिए मैं तुम्हारे सारे कार्ड्स को प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। ये कहकर वो अपना अटैक जारी रखते हुए एक स्ट्रेट फ्लश रखता है। अब दोनों के पास सिर्फ एक सेट बचा है। जीरो अपना आखिरी सेट रिवील करता है और फाइनल स्कोर टाई होता है। अब टाई ब्रेकर के लिए गार्ड कार्ड का एक डेक लेकर आता है। जीरो किंग निकालता है और टेंशन में असिस्टेंट का हाथ हिलने लगता है और वो एक कार्ड निकालती है जो एस कार्ड होता है। कार्ड देखकर वो चैन की सांस लेती है क्योंकि वो इस गेम की विनर है। अब 6 गेम्स के बाद जो विनर बन चुका था, इसे गेम में हारकर वो चेयरमैन की पोस्ट खोने वाला है। असिस्टेंट सिर्फ एक गेम जीतकर जीजन कंपनी की चेयरमैन बनने वाली है और इस तरह ये टूर्नामेंट खत्म हो गया है। बाहर आते वक्त सैगी पूछता है कि तुम एक सेट से उसे हरा सकते थे, लेकिन तुमने उसे जानबूझकर जीतने दिया, क्यों? मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। तब जीरो हंसकर कहता है कि मुझे पता चल गया था कि अगर असिस्टेंट एक गेम हार जाती तो उसके भाई को जीजन ग्रुप का चेयरमैन मार डालता। असिस्टेंट और उसके गार्ड्स ने इस बात को छुपाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन अचानक असिस्टेंट का चेहरा बदल गया और मैं समझ गया था। जीरो इस गेम को जीता तो नहीं, लेकिन फिर भी वो एक आदमी की जान बचा पाया। अगर चेयरमैन बनता तो बहुत काम करना पड़ता और टेंशन में पूरी उम्र गुजर जाती, लेकिन अब तो अपना 100 बिलियन येन लेकर वो खुश है और उसके फ्रेंड्स भी खुश। और दोस्तों, इसी के साथ ये थ्रिलिंग और एज ऑफ द सीड गेम सीरीज यहाँ खत्म होती है। बोलिए कैसी लगी ये सीरीज? अगर ये सीरीज आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को और इसके सारे पार्ट्स को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। बाकी मिलते हैं अगली ही खतरनाक, शानदार, दमदार सीरीज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।